अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज बच्चों हमारा लेक्चर नंबर 28 है BSCS फाइनेंशियल अकाउंटिंग चैप्टर नंबर 9 बच्चों हमने स्टार्ट किया था फाइनल अकाउंट। आज के लेक्चर के अंदर बच्चों हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज नंबर 6 जो है वो सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसको रीड कर लेते हैं। लिखा प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2010 एंड बैलेंस शीट एज एट दैट डेट ऑफ मिस्टर अकरम। जी बच्चों, नाम उसने आपको दिया हुआ है मिस्टर अकरम। इसके अंदर आपने तीनों स्टेटमेंट्स बनानी है, ट्रेडिंग अकाउंट भी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी, और फिर आपने बैलेंस शीट भी बनानी है। तो सबसे पहले बच्चों इसके फॉर्मेट बना लेते हैं। ये बच्चों फॉर्मेट मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बनाए हैं। सबसे पहले आपने इसका नाम लिख लेना है मिस्टर अकरम। अच्छा बच्चों, अगर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपसे दोनों पूछ लेता है तो आपने ये दोनों इकट्ठे ही बनाने हैं, इनको अलग-अलग नहीं बनाना आपने। तो ये यहाँ पे एक ही हेडिंग हम लिखेंगे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डेट आ जाएगी फॉर द पीरियड एंडेड 31 दिसंबर 2010। यहाँ पे सबसे पहले बच्चों हम ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर उसने हमें ओपनिंग स्टॉक जो है वो नहीं दिया हुआ, तो इसलिए ओपनिंग स्टॉक के बाद नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो क्या आती है बच्चों, परचेजेस। ये क्वेश्चन एक दफ़ा रीड कर लेते हैं। तो ये बच्चों अब आपको फॉर्मेट याद होंगे तभी आपको समझ आएगी कि कौन सी चीज़ को कहाँ पे लिखना है। तो ये देखिए जी, सबसे पहले कैश है, डेटर्स है, ये हमारे एसेट्स हैं। उसके बाद फ्रेट, इन्वेस्टमेंट, परचेजेस, स्टैब्लिशमेंट चार्जेस, रेंट, इंश्योरेंस, डिलीवरी एक्सपेंस, वेजेस, सेल, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, क्रेडिटर्स और कैपिटल। तो ये हमारे पास डिफरेंट बच्चों चीज़ें हैं। तो इनमें से कौन सी चीज़ को हमने कहाँ पे रिकॉर्ड करना है, कौन से फॉर्मेट के अंदर रिकॉर्ड करना है, वो हमें याद होना चाहिए, वो हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले बच्चों हम ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक आता है, जो कि इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, ये आपने रीड कर लिया। तो इसलिए हम कहाँ से स्टार्ट कर लेंगे इसको, परचेजेस से यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। परचेजेस अकाउंट आ जाएगा। परचेजेस में से बच्चों हमने परचेज रिटर्न को माइनस करना होता है, लेकिन परचेज रिटर्न भी उसने हमें नहीं दिया हुआ, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख लेते हैं जी, परचेजेस जो है वो 2,40,000। डायरेक्टली हम यहाँ पे लिखेंगे 2,40,000। परचेज रिटर्न नहीं दिया हुआ। उसके बाद बच्चों डायरेक्ट एक्सपेंस आती है। डायरेक्ट एक्सपेंस अगर आप देखें इस पूरे क्वेश्चन के अंदर सिर्फ दो ही डायरेक्ट एक्सपेंस है। एक बच्चों ये फ्रेट है और एक जो है ये वेजेस। ये दो ही डायरेक्ट एक्सपेंस है, ये आपको पता होना चाहिए। तो फ्रेट हमारे पास है कितना बच्चों, 1350। ये आपका बच्चों फ्रेट आ जाएगा यहाँ पे 1350। उसके बाद वेजेस आ जाएंगी आपके पास। वेजेस आपके पास बच्चों कितनी है, वेजेस आपके पास है जी 15,000। ये भी आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है 15,000 जी बच्चों। ये दो ही डायरेक्ट एक्सपेंस थे। उसके बाद इस साइड पे हमारे पास सेल्स आ जाएगा। सेल में से हमने सेल रिटर्न माइनस करना होता है, लेकिन यहाँ पे सेल ही दिया हुआ है, रिटर्न वगैरह कुछ नहीं दिया। पूरे क्वेश्चन में अगर आप देखें तो सेल रिटर्न नहीं दिया हुआ। तो सेल की वैल्यू है 376,200, 376,200। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट चीज़ हम यहाँ पे लिखते हैं क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक मैंने आपको बताया था या तो क्वेश्चन के शुरू में दे देता है या फिर क्वेश्चन के एंड पे दे देता है। तो ये देखें नीचे उसने हमें क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 45,000। ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा जी बच्चों। हमने दोनों साइड पे जो है वो सारी चीज़ें लिख ली हैं ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। अब हम इनका टोटल चेक करते हैं कि कौन सी साइड का टोटल जो है वो ज़्यादा आ रहा है। तो पहले बच्चों यहाँ पे ये हम कर लेते हैं, ये क्रेडिट साइड पे हमारे पास ये दो वैल्यूज़ हैं, ये आपके पास टोटल आ गया क्रेडिट साइड का। और इसी तरह से डेबिट साइड का टोटल चेक करते हैं बच्चों हमारे पास। तो इनमें से बच्चों देखिए ज़रा कौन सी साइड बड़ी आ रही है, क्रेडिट साइड जो है वो आपके पास बड़ी आ रही है। इसलिए दोनों साइड पे हम ये वाला टोटल लिख लेंगे जो क्रेडिट साइड पे आ रहा है हमारे पास 4,21,200। अब इन दोनों वैल्यूज़ का बच्चों हमने क्या ले लेना है, डिफरेंस। तो बच्चों डिफरेंस हमारे पास जो आ रहा है जी वो कौन सी साइड पे लिखेंगे, छोटी साइड के ऊपर। तो इनमें से बच्चों मुझे बताएं जी कौन सी साइड छोटी है, डेबिट साइड हमारी छोटी आ रही है। ये हमारी डेबिट साइड है बच्चों। तो जो डिफरेंस आ रहा है वो आपने यहाँ पे डेबिट साइड पे लिख देना और इसको हम लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट CD। क्लियर हो गया। तो यहाँ तक बच्चों हमारा जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो कंप्लीट हो चुका। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया अगर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस दोनों पूछ ले तो आपने इकट्ठे ही बनानी है। यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट खत्म हो गया। अब ये वाला जो नीचे वाला पोर्शन है इसी के अंदर आपने बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस में हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट जी बच्चों। पिछले सवालों के अंदर आपने देखा था ग्रॉस प्रॉफिट गिवन होता था। यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट किधर से आएगा, ये वाला जो हमने ग्रॉस प्रॉफिट इधर निकाला
इसी को बच्चों आपने यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देना। इसको हम लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट CD और इधर हम लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट BD। अब यहाँ पे बाकी जो आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट इनकम है वो आपने रिकॉर्ड करनी है। वो कौन कौन सी हैं वो आपको पता होना चाहिए बच्चों। तो इनमें से पढ़ते हैं बच्चों कौन कौन से जो है वो हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस हैं। तो ये आपके पास आ रहा है जी कैश, डेटर, फ्रेट, इन्वेस्टमेंट, ये तो हमारे एसेट्स हैं। परचेज हमने लिख लिया। एस्टैब्लिशमेंट चार्जेस, जी बच्चों ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है एस्टैब्लिशमेंट चार्जेस। अगर तो आपके फॉर्मेट में नहीं लिखा हुआ तो बच्चों जाके लिख लीजिएगा। तो एस्टैब्लिशमेंट चार्जेस की वैल्यू है 15,000। ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है जो कि प्रॉफिट एंड लॉस में लिखा जाता है। तो ये आ जाएगा एस्टैब्लिशमेंट चार्जेस। जी बच्चों कितनी एस्टैब्लिशमेंट चार्जेस की वैल्यू हमारे पास है जी 15,000 इसकी वैल्यू है। एस्टैब्लिशमेंट चार्जेस की 15,000। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट आपके पास रेंट भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। अच्छा बच्चों रेंट हमारे पास एक्सपेंस में भी आ सकता है और इनकम में भी आ सकता है। जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चन के फॉर्मेट में बताया था, अगर इसके साथ लिखा हो पेड फिर तो ये एक्सपेंस होगा, और अगर इसके साथ लिखा हो रिसीव तो फिर ये होगी इनकम। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो ना उसने रेंट के साथ पेड लिखा ना उसने रेंट के साथ रिसीव लिखा। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये एक्सपेंस है या इनकम है। तो बच्चों ये रूल रेंट, इंटरेस्ट, कमीशन, डिस्काउंट, फी, 5 चीज़ें मैंने बताई हैं। कौन कौन सी बच्चों मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। कौन कौन सी चीज़ के लिए ये रूल मैं आपको बता रहा हूँ। रेंट, इंटरेस्ट, कमीशन, डिस्काउंट, फी। जी बच्चों इन सब के लिए ये रूल बता रहा हूँ। अगर तो ये इनके साथ क्या लिखा हो पेड लिखा हो तो ये एक्सपेंस होगा बच्चों, और अगर इनके साथ क्या लिखा हो रिसीव्ड तो ये हमारी बच्चों क्या होगी इनकम। लेकिन बच्चों अब अगर उसने इसके साथ पेड या रिसीव्ड नहीं लिखा हुआ फिर हमें कैसे पता चलेगा कि ये एक्सपेंस है या इनकम है। तो फिर बच्चों हम देखेंगे अगर तो ये डेबिट साइड पे है तो फिर ये एक्सपेंस होगा, और अगर ये क्रेडिट साइड पे हुआ तो ये इनकम होगी। अब ये रूल आपने इन सब के लिए याद रखना बच्चों। क्लियर हो गया। अगर पेड और रिसीव नहीं दिया हुआ तो फिर कहाँ से पहचान करेंगे डेबिट और क्रेडिट से। अगर देखेंगे डेबिट साइड पे दिया तो फिर ये एक्सपेंस है, और अगर क्रेडिट साइड पे दिया तो इनकम है। अब हम देखते हैं अपने क्वेश्चन के अंदर ये बच्चों आपके पास डेबिट और क्रेडिट साइड है, तो यहाँ पे पेड या रिसीव्ड मेंशन नहीं है। अब कैसे पता लगाएंगे ये एक्सपेंस है या इनकम है। ये बच्चों डेबिट साइड है, ये क्रेडिट। अगर डेबिट साइड पे दिए हों ये चीज़ें तो ये एक्सपेंस होंगे, अगर क्रेडिट साइड पे दिए हो तो ये इनकम होगी। अब ये बच्चों रेंट उसने कौन सी साइड पे दिया बच्चों डेबिट साइड के ऊपर, तो इसका मतलब ये हमारा एक्सपेंस हुआ। क्लियर हो गया। ये रूल इंटरेस्ट, कमीशन, डिस्काउंट, रेंट, फी, इन 5 चीज़ों के लिए सेम रूल। तो रेंट हमारे पास बच्चों एक्सपेंस है, इसको हम एक्सपेंस में लिखेंगे। ये हमारे पास जो है वो एक्सपेंस साइड पे आ जाएगा, ये डेबिट साइड है। और ये भी बच्चों बिल्कुल सिंपल है। ये देखिए अगर डेबिट साइड पे है तो ये आपका ये डेबिट साइड पे आ जाएगा, और अगर ये क्रेडिट साइड पे हुआ यहाँ पे तो फिर आपके पास ये क्रेडिट साइड में आ जाएगा। तो ये रेंट हमारा एक्सपेंस में आ जाएगा, 30,000 एक्सपेंस में आ जाएगा बच्चों। इसके अलावा बच्चों नेक्स्ट है जी इंश्योरेंस 9,000, ये भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। इंश्योरेंस 9,000। और उसके अलावा बच्चों उसने में डिलीवरी एक्सपेंस बच्चों ये हमारे डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस ही होता है जो कि मार्केटिंग एक्सपेंस के अंदर आता है। डिलीवरी एक्सपेंस क्या होता है, मतलब चीज़ें हमने जो है वो दुकानों के ऊपर डिलीवर करनी होती है, उसके ऊपर जो एक्सपेंस आते हैं इसका दूसरा नाम है डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। ये फॉर्मेट में लिखा था डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, डिलीवरी एक्सपेंस नहीं था लिखा हुआ, ये उसी का नाम है। तो ये भी हमारा बच्चों इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। बच्चों सेल से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंस आएंगे वो सारे हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस होंगे। 750 ये हमारा आ जाएगा डिलीवरी एक्सपेंस 750। और उसके बाद बच्चों वेजेस हम लिख चुके हैं, सेल भी लिख चुके हैं। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 1800, ये बच्चों हमारी इनडायरेक्ट इनकम है। यहाँ पे इस साइड पे फॉर्मेट के अंदर मैंने आपको ये चीज़ें लिखवाई थी। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 1800 आपके पास इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पे मैंने आपको लिखवाया था इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब बच्चों ये हमने सारी चीज़ें लिख ली। क्रेडिटर और कैपिटल ये हमारा बैलेंस शीट में लिखा जाता है, ये लाइबिलिटीज़ में आए। अब इसका बच्चों टोटल करते हैं फिर से जिस तरह हमने ट्रेडिंग अकाउंट में किया। तो ये पहले हम क्रेडिट साइड का टोटल चेक कर लेते हैं, ये हमारे पास कितना आ रहा है। और ये इसके बाद डेबिट साइड पे हमारे पास ये 4 वैल्यूज़ आ रही हैं बच्चों।
जी। तो इनका टोटल हमने किया ये डेबिट साइड का। तो बच्चों कौन सी साइड बड़ी आ रही है, इसके अंदर भी बच्चों क्रेडिट साइड ही बड़ी आ रही है। तो हम क्या करते हैं, दोनों साइड पे जो क्रेडिट साइड का टोटल आया वही रिकॉर्ड कर लेते हैं। ये हमारे पास क्रेडिट साइड का टोटल आ जाएगा दोनों साइड के ऊपर। और यहाँ पे बच्चों डिफरेंस लेके चेक करते हैं जी कितना डिफरेंस आ रहा है इन दोनों का। ये बच्चों हमारे पास 1,11,900 डिफरेंस आ रहा है। तो कौन सी साइड छोटी है बच्चों, डेबिट साइड जो है वो हमारी छोटी है, ये डेबिट साइड है। तो जो छोटी साइड है वहाँ पे हमने इसका डिफरेंस रिकॉर्ड करना है और इसको हम यहाँ पे लिखेंगे नेट प्रॉफिट। जी बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस में मैंने बताया था नेट प्रॉफिट लिखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट। अब उसके बाद बच्चों बैलेंस शीट पे आते हैं। बैलेंस शीट के अंदर आपने सबसे पहले उसका नाम लिखना है, फिर बैलेंस शीट, फिर आपने इसकी डेट लिखनी है। लेकिन डेट के अंदर बच्चों एक चीज़ का ज़रा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में लिखेंगे फॉर द पीरियड एंडेड, जबकि बैलेंस शीट में हम लिखेंगे एज ऑन 31 दिसंबर 2010। एज ऑन यहाँ पे हम लिखना है, ये ज़रूर ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर आप इसको फॉर द पीरियड एंडेड यहाँ पे आपने नहीं लिखना। तो यहाँ पे बच्चों एसेट साइड के ऊपर पहली हेडिंग हमारे पास आती है करंट एसेट्स की। ये बच्चों आपने मार्कर के साथ हेडिंग लिखनी है। तो करंट एसेट्स के अंदर मैंने आपको बताया था सबसे पहली जो चीज़ आपने लिखनी है वो आपने लिखनी है कैश इन हैंड या कैश एट बैंक। जी बच्चों यहाँ पे देखिए उसने आपको ये कैश दिया है, तो ये कैश जो है ये हमारा कैश इन हैंड ही होता है। इसके साथ जो है वो सम टाइम लिख देता है, सम टाइम नहीं लिखता। तो 25,500 ये हमारा करंट एसेट है बच्चों, 25,500। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट मैंने बताया था कैश एट बैंक लिखना है, वो नहीं दिया हुआ। और उसके बाद हम बच्चों क्या लिख लेंगे जी, डेटर्स, ये हमारा करंट एसेट ही है 53,700, डेटर्स 53,700। जी बच्चों ये हमारा डेटर्स आ जाएगा, ये भी हमारा करंट एसेट है। उसके बाद बच्चों फ्रेट हमने लिख लिया था, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस था। इन्वेस्टमेंट भी हमारा बच्चों करंट एसेट है 45,000। अच्छा बच्चों इन्वेस्टमेंट दो किस्म की होती है, एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म। तो कैसे पता चलेगा कि ये शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है? तो बच्चों इन्वेस्टमेंट के साथ अगर कुछ भी ना मेंशन हो तो ये शॉर्ट टर्म होगी और ये करंट एसेट्स में आएगी। इन्वेस्टमेंट के साथ कुछ ना मेंशन हो तो ये शॉर्ट टर्म होगी और कहाँ पे आएगी, करंट एसेट्स के अंदर। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बच्चों कितनी है, 45,000। अच्छा जी, उसके बाद बच्चों नेक्स्ट हमारे पास है परचेज, हमने लिख लिया, एस्टैब्लिशमेंट चार्जेस, रेंट, इंश्योरेंस, वेजेस, सेल। जी बच्चों क्रेडिटर्स हमारे पास आ गया। तो क्रेडिटर बच्चों हमारे पास इस साइड पे आता है, करंट लाइबिलिटी की यहाँ पे हेडिंग आती है। और करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर बच्चों हमारे पास सबसे पहले जो हमने चीज़ लिखी थी वो हमने क्या लिखी थी, क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर की वैल्यू हमारे पास कितनी है जी बच्चों, 24,000। जब जो इसके बाद हमने नेक्स्ट हेडिंग लिखी थी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, लेकिन लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में लोन और मॉर्टगेज आता है, लेकिन वो उसने यहाँ पे नहीं दिया हुआ। उसके बाद बच्चों जो नेक्स्ट हेडिंग आती थी वो हमारे पास क्या आती थी, ऑनर्स इक्विटी। नेक्स्ट हेडिंग बच्चों क्या आएगी जी, ऑनर्स इक्विटी। इसके अंदर मैंने आपको बताया था हमने सबसे पहले क्या चीज़ लिखनी है बच्चों, कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट गिवन है क्वेश्चन में, ये देखिए जी 33,300। कितना कैपिटल है बच्चों, 33,300। इसके बाद बच्चों हमने इसमें कुछ चीज़ें प्लस करनी है और कुछ चीज़ें माइनस करनी है। सबसे पहले आपने इसमें प्लस करना है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट बच्चों कहाँ से आएगा, ये जो आपने यहाँ पे नेट प्रॉफिट निकाला था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, वही नेट प्रॉफिट आपने इसमें ऐड करना है। ये नेट प्रॉफिट बच्चों देखें 1,11,900। ये आपने यहाँ पे क्या करना है, 1,11,900 ये आपने इसके अंदर बच्चों ऐड कर लेना है। अच्छा बच्चों यहाँ पे मैंने आपको मजीद कुछ और चीज़ें भी लिखवाई थी। इसमें आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी ऐड करना है और उसके बाद ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इनकम टैक्स माइनस करना है, लेकिन उनमें से कुछ भी क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ। मैंने आपको बताया था कि वो हमारा कंप्लीट फॉर्मेट था, उनमें से कुछ चीज़ें क्वेश्चन में होंगी, कुछ नहीं होंगी। तो हमने सिर्फ वही चीज़ें लिखनी है जो क्वेश्चन में गिवन है। तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ ये दो चीज़ें हैं जी, 33,300 और प्लस 1,11,900। हम दोनों का टोटल यहाँ पे करके लिख लेते हैं। अच्छा बच्चों क्लोजिंग स्टॉक, ये भी हमारा करंट एसेट में आएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक भी 45,000। क्लोजिंग स्टॉक दो जगह पे लिखा जाएगा, एक दफ़ा तो ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा जाएगा और एक दफ़ा वो बैलेंस शीट में भी लिखा जाएगा। अच्छा बच्चों बैलेंस शीट के अंदर यहाँ पे मैंने मजीद कुछ हेडिंग्स आपको लिखवाई थी।
लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और उसके बाद फिक्स्ड एसेट्स। लेकिन चूंकि उनसे रिलेटेड क्वेश्चन के अंदर कोई भी चीज़ गिवन नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा। तो सिंपली जो चीज़ें हैं हमने बस वही चीज़ें रिकॉर्ड करनी है, जो नहीं है वो हमने छोड़ देनी है। इसके अंदर आपने बच्चों दोनों साइड का टोटल जो है वो अलग-अलग से करना है। तो ये हमारे पास लाइबिलिटी साइड का टोटल आ गया, और इसी तरह से हम बच्चों ये एसेट साइड का भी टोटल करके चेक करते हैं कितना आ रहा है। तो बच्चों इसका टोटल भी सेम आ रहा है 169,200, और इसका भी 169,200। तो बच्चों ये बैलेंस शीट के अंदर बात याद रखिएगा, हमारे पास बैलेंस शीट में दोनों साइड का जो टोटल है वो सेम आना चाहिए, और ये आपके क्वेश्चन की जो है वो आपको पहचान भी हो जाएगी कि आपने क्वेश्चन ठीक किया या गलत किया। तो ये इस चैप्टर के अंदर ये भी है, अगर आपकी बैलेंस शीट की दोनों साइड जो है वो इक्वल आ जाती हैं तो इसका मतलब है कि आपने क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल ठीक किया। अगर आपके पास ये बैलेंस शीट की दोनों साइड्स इक्वल नहीं आती तो इसका मतलब है कि आपने कहीं ना कहीं पे कोई मिस्टेक की है। तो ये बच्चों बहुत मज़ेदार चैप्टर है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी बच्चों। अगर किसी पॉइंट की नहीं समझ आई तो बच्चों पूछ लीजिएगा। और बच्चों आपने कमेंट सेक्शन में जाके अपनी अटेंडेंस ज़रूर मार्क करनी है, अपना नाम लिखिएगा जाके कमेंट सेक्शन में, वहीं से आपकी जो अटेंडेंस है वो बच्चों मार्क होगी। याद से जब लेक्चर सुने तो अटेंडेंस जो है वो याद से मार्क कर लीजिए। अपना ध्यान रखिएगा, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।